हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग अपनी पुरानी वीडियो में कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों गॉस थ्योरम में, ठीक है, कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो भाई गॉस थ्योरम ये बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब कोई भी अगर ये क्लोज सरफेस है तो इससे जो नेट फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, मतलब चार्ज अपान ε0 टाइम्स ये होता है। तो यही इसकी स्टेटमेंट हो गई। क्या स्टेटमेंट हो गया? द नेट फ्लक्स through any closed surface is 1/ε0 times of net charge enclosed by the surface। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सरफेस है तो उससे जो नेट फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हमेशा Q/ε0। और कौन सा फ्लक्स होगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहिए। वैसे क्या लिखना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इसका मतलब अगर कोई सरफेस है जिसमें बहुत सारे चार्ज हों, सपोज करो एक ऐसा सरफेस बना दें, इसमें Q1 चार्ज है, -Q2 है, प्लस का Q3 है और ये Q4 है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज। तो इससे जो नेट फ्लक्स आएगा फाई, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा Q1 - Q2 प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q4 अपान ε0। मतलब जो भी अंदर टोटल चार्ज है उसको जोड़ दो, अपान ε0 कर दो। ये होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। अब बात आती है कि गॉस थ्योरम की हम लोग यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आ गया कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वजह से नेट फ्लक्स उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर Q चार्ज किसी सरफेस के बाहर है तो क्या होगा बताओ? ये Q चार्ज रखा सरफेस यहाँ, इसकी वजह से इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ? तो भाई इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज तो इसके बाहर है, तो अंदर चार्ज नहीं है तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा? 0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगी, ठीक है, बट इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। अगर कोई मान लीजिए ऐसा सरफेस है जिसमें एक चार्ज अंदर है, मान लो Q1 है, बाहर है Q2 और ये अंदर फिर से Q3 और एक इधर रख दो Q4। अब कोई पूछे इस पूरे सरफेस से, ठीक है, एक ये सरफेस S1 हो गया और एक ये सरफेस S2 हो गया। कोई पूछे इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अब सोचो, तो इसे S1 से पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? तो S1 वाले सरफेस को देखेंगे, S1 के अंदर जो चार्ज है अपान ε0, मतलब यह आएगा बच्चों Q1 प्लस Q3 अपान ε0। जब हम S2 वाले से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? जरा सोचो, तो फाई S2, तो कितना आएगा? तो इसके अंदर जो चार्ज है अपान ε0, इसके अंदर कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, यानी क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान ε0। ये नेट फ्लक्स आ जाएगा S2 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब हम इस गॉस थ्योरम की प्रूविंग भी करेंगे। चलिए अब हम इसकी प्रूविंग करते हैं। चलिए बच्चों गॉस थ्योरम की प्रूविंग करते हैं, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स Q/ε0 टाइम्स होता है। ये तो गॉस थ्योरम कहती है, तो अब इसकी हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों? हम सपोज कर लेंगे कि एक ये स्फीयर है, ये क्या है बच्चों? स्फीयर, और इस स्फीयर की रेडियस जो है वो क्या है? कैपिटल आर है। अच्छा,
हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है और सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है सेंटर पे? प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, तो हमको ये प्रूव करना है बच्चों कि इस पूरे स्फीयर से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम्स, तभी तो प्रूव होगी गॉस थ्योरम। अच्छा, हम क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा एक सरफेस एरिया एज्यूम कर लेंगे स्फीयर का, ये ले लिए, ठीक है। इस छोटे से सरफेस एरिया से हम पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम टोटल फ्लक्स निकाल देंगे इंटीग्रेट करके, और जो नेट फ्लक्स आएगा उसको दिखा देंगे किसके बराबर है? क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये छोटा सा हमने एक सरफेस एरिया इस पे एज्यूम किया, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड। क्यों? किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूं कि एक इंक है, ठीक है, अब इस बॉटल का अगर हमको सरफेस एरिया लेना हो तो इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस ढक्कन का लेना हो तो ऊपर, तो हमेशा आउटवर्ड होता है। इसीलिए ये जो डीए सरफेस एरिया है ये क्या होगा? इधर आएगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यहां पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर होगी? प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होती। अब हमको इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, फिर हम पूरे सरफेस का करेंगे, तो लिखेंगे यहां पे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए। डीए सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालो। तो भाई फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, या डी फाई बराबर क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री। भाई होता था ना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री वो रख दिया हमने। अच्छा, यानी कि डी फाई आ गया हमारे पास ई डी ए। बच्चों ये तो छोटे से सरफेस का फ्लक्स आया, सो नेट फ्लक्स यहां पे लिखेंगे, सो नेट फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर। तो स्फीयर से नेट फ्लक्स कितना पास होगा सोचो बच्चों। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करेंगे भाई? तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा फाई नेट, यानी कि फाई बराबर इधर इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा? ई डी ए, और क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरा इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्यू चार्ज है बच्चों, ठीक, और इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता है? 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 हर जगह मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्यों? क्योंकि हर जगह सेंटर से कितना दूरी है? कैपिटल आर हर जगह, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो भाई सीधा है, हर जगह सेम रहनी है, तो यानी कि चेंज क्या हो रहा? एरिया। तो एरिया का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फाई बराबर ई ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डी ए का। क्यों? क्योंकि अभी हमने छोटा सा एरिया लिया, अब इसको चेंज करके पूरा कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों सोचो? तो फाई बराबर कितना आएगा? ई की वैल्यू वहां से रख देंगे, क्या आएगी भाई? 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। डीए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ भाई? डीए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4πr²। क्यों? डीए छोटा सा एरिया, जब पूरा एरिया लेंगे तो स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है? कंप्लीट एरिया 4πr², वो रख दिया। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई, और डीए का इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो लिखी हुई है 4πr²। अब ध्यान दो बच्चों, 4πr² से 4πr² क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बताओ? ये आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0, बाकी सब तो कट गया। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है।
अब आप एक स्फीयर के लिए प्रूविंग कर चुके हैं। अब किसी भी टाइप का अगर शेप आपको दे दिया जाए तो आप सॉलिड एंगल की हेल्प से भी इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में बच्चों जो पहला हमें डेरिवेशन करना है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कोई अगर एक वायर है उसको हम चार्ज कर दें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है, ये मान लेते हैं एक वायर, ठीक है, और ये वायर कैसा है बच्चों, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब ये बहुत बड़ा, वैसे मैंने इतना मोटा बनाया बट ये बहुत थिन वायर है। ठीक है, ये इस पे चार्ज दिया गया, ये वायर, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, पूरा लंबा लंबा वायर। और इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये कितनी है इसकी, लैम्डा। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है जरा याद करो। तो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी वायर पे जब चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए वायर है, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया, अगर इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, और इस पे हमने चार्ज बच्चों दिया Q, तो जो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L, ठीक है, ये होती है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि चार्ज एट यूनिट लेंथ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, चार्ज एट यूनिट लेंथ। इसलिए इस पे इतनी चर्चा कर ली क्योंकि इसका हमें अभी यूज करना है। और इसकी जो यूनिट है वो बच्चों यूनिट इसकी होती है कूलाम पर मीटर। क्या होती है, कूलाम पर मीटर, क्यू की कूलाम, एल की मीटर, कूलाम पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो हमने एक वायर मान लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली बच्चों, लैम्डा मान ली, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या है, लैम्डा है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमको इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। इस वायर से कितनी दूर हमने एक पॉइंट लिया बच्चों, स्मॉल आर मीटर दूर, देखो ये स्मॉल आर मीटर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और कैसे कैलकुलेट करनी है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, तो भाई सबसे पहले बात तो यहाँ पे आती है कि यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको सोचना क्या पड़ेगा, तो गॉस थ्योरम तो पहले हमको पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या बताती थी, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का उससे इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो गॉस थ्योरम क्या बताती थी कि द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज लूप इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप से जो नेट फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। बच्चों हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अभी क्या ये क्लोज चार्ज के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है ये पॉइंट, नहीं। तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हम इस P पॉइंट को क्लोज करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस P पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेते हैं। भाई यहाँ ऐसे तो क्लोज हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लीजिए ऐसा। और इमेजिनरी सरफेस जो बनाते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, इमेजिनरी हम लोग सपोज करते ना, बट ये ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब जगह बाहर की तरफ, ऐसा कुछ अंदर की तरफ भी हो सकती है बट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है। और इसका यूज क्या है, किसी पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए, किसी पॉइंट के साथ चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम इस सरफेस को लेट करते हैं। ध्यान रखना,
जब गॉस थ्योरम का यूज करना हो तो इस सरफेस को बनाना पड़ता है, बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है बच्चों, इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स निकालना है, और वो नेट फ्लक्स किसके बराबर कर देना, Q/ε0। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये L लेंथ है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस P पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया सपोज करेंगे dA। तो एरिया कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। अब एरिया इसका क्यों आउटवर्ड गया, सोचो बच्चों। तो सोचने की बात है, सिलेंड्रिकल सरफेस का मतलब क्या है, जैसे ये सरफेस मान लीजिए सिलेंड्रिकल है, ऐसा, इसको बंद कर दें ऐसे। अच्छा, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर में अगर आप बेसिक बात करें तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा बताओ, इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, एक छोटा जो सरफेस माना उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस ये वाला, एक होता है प्लेन सरफेस ये वाला। तो प्लेन सरफेस ये बने हुए हैं और कर्व्ड सरफेस ये बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया वेक्टर इधर, मतलब अगर हमको प्लेन सरफेस पे एरिया वेक्टर लेना होता तो हम क्या लेते, प्लेन सरफेस, ये dA इधर बनता। बट यहाँ पे क्या होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर बन जाती, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाती है वहाँ का फ्लक्स जीरो होता है। इसीलिए जो प्लेन सरफेस है फाई p, यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E1 डॉट dA। तो E1 यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और dA cos 90, तो ये फाई p जो है प्लेन सरफेस का फ्लक्स ये जीरो हो जाता है। ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे केवल इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA एट कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के dA से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ये फ्लक्स क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा d फाई बराबर E डॉट dA, ठीक है। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos 0 डिग्री। क्यों, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, तो E dA cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि E और dA दोनों एक ही तरफ, जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, इसलिए ऐसा लिया। तो बच्चों d फाई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा E dA। अच्छा, हमको ये पता है कि प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, ऐसे यहाँ भी प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखो अगर प्लेन सरफेस से लोगे तो एरिया कहाँ जाएगा इसका, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटवर्ड, इधर बाहर तरफ, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री है। तो जो भी फ्लक्स पास होना है नेट फ्लक्स, वो किससे पास होगा, कर्व्ड सरफेस से, इसके कर्व्ड सरफेस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब लिखेंगे क्या, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना होगा भैया नेट फ्लक्स, तो फाई बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे E dA, ठीक है। तो फाई बराबर हो जाएगा E, तो देखो यहाँ पे चूंकि सबकी डिस्टेंस इक्वल है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे गॉसियन सरफेस में, कर्व्ड सरफेस पे सेम होगी। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हर जगह। तो कर्व्ड सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसको बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा केवल dA। अब सोचो आपको फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम अगर आप बात करें, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बता सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स।
अब इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है देखेंगे तो भाई गॉसियन सरफेस इतना है, इसमें कितना चार्ज होगा सोचो। तो हमने बताया कि इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, मतलब इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, लैम्डा है ना। तो 2L लेंथ पे कितना होगा, चार्ज एट यूनिट लेंथ हमने लैम्डा मान रखा है Q/L से। अच्छा, तो जब यूनिट मतलब एक, तो एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो 2 लेंथ पे 2 लैम्डा, 3 लेंथ पे 3 लैम्डा, 4 पे 4 लैम्डा, तो L लेंथ पे कितना होगा, L लैम्डा। इसका मतलब फाई बराबर जो Q/ε0 लेना है तो Q इनक्लोज्ड अपान ε0 आएगा, यानी कि फाई यहां से आ जाएगा, Q इनक्लोज्ड कितना होगा, L लैम्डा अपान ε0। ये फाई आ गया, ये क्या आ गया, फाई आ गया। अच्छा सोचो इसका एरिया वेक्टर का इंटीग्रल कितना आएगा, सोचो बच्चों, डी। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एरिया छोटा सा हमने डी लिया था, अब टोटल एरिया चाहिए। तो हमको पता ना कर्ड सरफेस का एरिया लेना है सिलेंडर में, क्यों, क्योंकि प्लेन का तो फ्लक्स 0 हो चुका है। तो फ्लक्स में हमको कौन सा एरिया चाहिए, कर्ड सरफेस का। और किसी सिलेंडर के कर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πRL। क्या होता है, 2πRL। ठीक है, R इसकी रेडियस है, L इसकी लेंथ है। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यानी कि अब क्या आएगा बच्चों बताओ। तो सो फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसमें रख दो। फाई की जगह क्या रखा, तो फ्रॉम सेकेंड फाई की वैल्यू पहले रखो, क्या आएगा, L लैम्डा अपान ε0 बराबर E इंटू DA का सरफेस एरिया। जब DA का इंटीग्रल किया तो क्या आया, 2πRL, कितना है, 2πRL। L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। E बराबर यहां से बचेगा, इधर लिख दे बच्चों। अच्छा एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाफट, पहले नोट हो गया, ये चीज हटा दे। हाँ तो भाई ये बचेगा E बराबर 1/2πε0 लैम्डा L अपान स्मॉल r। L तो कट गया था, लैम्डा अपान स्मॉल r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू आई चार्ज स्टेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये आ गया। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई इस फार्मूले का, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड, और इसका जो स्मॉल r वेक्टर है वो भी किधर होगा, आउटवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे E बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपान r, और r का यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा E। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। एक बात और देखो बच्चों कि जो E है वो कैसे वेरी करेगा 1/r। ये भी बहुत पूछा जाता है कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से स्मॉल r पे डिपेंड करती है। तो हम देख रहे हैं कि E कहाँ डिपेंड कर रहा है, 1/r पे। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं E इंटू स्मॉल r बराबर क्या आएगा, सोचो E इंटू स्मॉल r बराबर क्या आएगा, बताओ, लैम्डा अपान 2πε0। ये चीज कांस्टेंट है फॉर गिवन वायर, और जब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो E और R का ग्राफ कैसा हो जाएगा, याद करो, ये xy अब इक्वल टू c के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वायर से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और कम आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। क्यों, R जब बढ़ेगा तो E की वैल्यू घटेगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। ये ग्राफ कैसा बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वेरिएशन हो गया E का स्मॉल r के साथ। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जो गॉस लॉ का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2। R2 इज ग्रेटर देन R1। तो देखिए बच्चों, वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कोई एक वायर है, चार्ज्ड वायर, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसके पास R1 डिस्टेंस से, मतलब यहां से R2 डिस्टेंस तक, मतलब यहां तक
किसी क्यू चार्ज को ले जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा वो हमको बताना है। कोई क्यू चार्ज यहां से ए से बी तक ले जाना है तो हमें उसका वर्क निकालना है, ठीक है। जबकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वायर की वो क्या है, लैम्डा है। जब वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है तो हमको पता है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। बच्चों देखिए, हमको ए से बी पॉइंट तक ले जाना है किसी वायर चार्ज को। हमको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचो ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r1। और बी वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, अगर क्यू चार्ज यहां रखोगे तो ए पॉइंट पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई ए, ठीक है। और बी पे क्या लगेगा, फोर्स एट बी, तो बी वाले पॉइंट पे चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई बी। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है भाई, कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फोर्स भी कम होगा। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक वायर ये चार्ज जाएगा, इसको लेकर जाएंगे, तो बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, वहाँ फोर्स कम लग रहा है, तो इस पर पूरे में एक वेरिएबल फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स में वर्क निकालने का बच्चों एक सिंपल सा तरीका होता है, क्या कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना, ये हमको समझ में आ गया। अब बच्चों हम करेंगे क्या, हम पहले इस क्यू चार्ज को यहाँ कहीं बीच में सपोज कर लेंगे। कहाँ सपोज कर लेंगे, सी पॉइंट पे, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है वायर से स्मॉल आर। और हम सी से डी पॉइंट तक ले जाने में वर्क निकालेंगे, मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट का पहले वर्क निकालेंगे। ये दूरी क्या है, डी आर। और इसका डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक के लिए, टोटल वर्क निकल आएगा। यही फंडा है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फोर्स एक्टिंग एट चार्ज Q एट पॉइंट सी पॉइंट पे जब चार्ज होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो भाई फोर्स होता है QE, फोर्स क्या होता है Q इंटू ई। ई कहाँ का, सी पॉइंट का। भाई सी पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी सोचो, तो सी पॉइंट पे ई होगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये होता ना लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये डिस्टेंस वो स्मॉल r है, तो रख दिया मैंने। ये फोर्स लग गया इस पॉइंट पे। अब C से D मतलब dr डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, इतनी छोटी डिस्टेंस कि यहां से यहां तक माना जाता है फोर्स लगभग कांस्टेंट होगा। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट C टू D। यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम C टू D। तो C से D तक ले जाने में कितना वर्क होगा भाई, तो ये होगा dw, तो ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw बराबर फोर्स q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू डी आर। ये वर्क आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे कि सो नेट वर्क इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B तक ले जाने में टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, A से B तक, मतलब R1 से R2 तक। यहां लिख देंगे R1 से R2 तक, ठीक है। वैसे ही रहेगा dw का पूरा फार्मूला, मतलब q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद, सोचो बच्चों। तो W बराबर क्या आएगा, q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 अपान r dr।
तो W बराबर हमारे पास क्या आया, ये आया है क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, मतलब इसमें R नहीं है तो ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका होना है, R1 से R2 1 अपान R dr। बच्चों 1 अपान R का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log R। क्या होता है, log R। यानी कि W बराबर आ जाएगा क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R, और लिमिट रख देंगे क्या, R1 से R2। जो बायो वाले बच्चे हैं वो समझ लें कि 1 अपान R का इंटीग्रेशन होता है log R। ठीक है, मैथ्स वाले लगभग जानते ही होंगे, ऐसा माना जाता है, जानते हो या न जानते हो। ठीक है, नहीं जानते तो अब समझ लो कि 1 अपान R का इंटीग्रेशन log R होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यू रखने पे क्या आएगा भाई, ये आएगा क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R2 माइनस log R1। ठीक है, log R की जगह पहले R2 रख दिया, अपर लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट log R हो गया। अब सोचो log m माइनस log n हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपान n। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R2 अपान R1। m अपान n होता है ना, तो m की जगह R2 है, n की जगह R1 है, R2 अपान R1। मतलब लॉग में जब ऐसे घटाए जाते हैं तो अपान में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्क हो गया। किसी चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा क्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log R2 अपान R1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।